Hi everyone, welcome to my YouTube channel Social Studies with Setu. Hope you all doing fine. जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि I'll be coming up with part 2 of my last video. तो here I am with that part 2. हम यहाँ इन दोनों टर्म के को डिटेल में डिस्कस करेंगे, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानेंगे इनको लेके और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं. विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द क्लास. चलिए, प्लेबिसिट पिछले क्लास में मैंने आपको डिक्टेट कर दिया था, अभी मैं एक्सप्लेन करती चलूंगी, बताती चलूंगी. इट्स अ वोट, ये आपका मत होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था जनमत संग्रह है, आपका वोट होता है. अ वोट बाय द पीपल ऑफ एन इंटायर कंट्री डिस्ट्रिक्ट. इसका मतलब ये है, इसको समझिएगा, इंटायर कंट्री और डिस्ट्रिक्ट क्या कहना चाह रहा है. एलिजिबल वोटर्स, ठीक है, एलिजिबल वोटर्स होने चाहिए. अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री का इशू है तो वहां के लोग वोट करेंगे उसके लिए. कोई स्पेसिफिक रीजन या किसी स्पेसिफिक स्टेट का इशू है तो वहां के लोग उसके लिए वोट करेंगे. तो जो आपका वोटर्स हैं वो एलिजिबल होने चाहिए, उस कंटेक्स्ट में होने चाहिए, उस इशू के कंटेक्स्ट में होने चाहिए. ये नहीं कि इंडिया का इशू है तो बाहर दूसरे कंट्री के लोग वोट कर रहे हैं. लेट्स से किसी मान लीजिए कर्नाटका का इशू है तो बिहार के लोग वोट कर रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं. जहां का इशू है, जिस कंटेक्स्ट में वो इशू है, वहां के ही लोग उसके लिए वोट करेंगे. बेसिक चीज है, लॉजिकल सी बात है. ठीक है. ऑन द इश्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन एज अ होल. राष्ट्र हित में ही ये इशू होना चाहिए. अगर ये नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है, लोगों के वेलफेयर की बात नहीं है, तो ये नहीं हो सकता है. ठीक है ना. इट शुड होल्ड एन इंपॉर्टेंस, ओके, ऑफ नेशनल लेवल. ओके, ठीक है. चलिए, अब इन कंडीशंस में हम बात करते हैं और थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इतिहास में कब प्लेबिसिट इम्प्लाई किया गया है और किन किन कंडीशंस में ये लग सकता है या लगा है कभी भी. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. चॉइस ऑफ अ रूलर और गवर्नमेंट. किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट और रूलर को चूज या रिजेक्ट करने के लिए बात अगर आती है तो कंसर्न्ड अथॉरिटी या कंसर्न जो सुप्रीम अथॉरिटी है, दे कैन आस्क फॉर प्लेबिसिट. ठीक है, समझ गए. सेकेंड ऑप्शन फॉर इंडिपेंडेंस. ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर रीजन और लेट्स से टेरिटरी अगर किसी दूसरे टेरिटरी और रीजन के साथ मर्ज नहीं होना चाहती है, उस केस में ये ऑप्शन प्लेबिसिट के लिए ये दे कैन आस्क फॉर द प्लेबिसिट. ठीक है, व्हेनेवर अ स्पेसिफिक रीजन or territory do or do not want to get merged with some other territory or region, in that case they can go for plebiscite. They can ask for plebiscite from the concerned authority. ठीक है. आइए, और थर्ड वन है annexation by another power. जब कोई एक पावर दूसरे पावर को टेक ओवर कर लेता है, वहां की जनता उससे सहमत नहीं होती है, उस कंडीशन में प्लेबिसिट की डिमांड वो कर सकती है. तो एंड देयर कुड बी मेनी अदर रीजन, so and so forth. ठीक है, which holds huge national importance. ओके, उस कंडीशन में आप प्लेबिसिट की डिमांड कर सकते हैं. चलिए, अब ये देखिए कि प्लेबिसिट कैसे और कब, कैसे, कहां कंडक्ट कराया जाता है. अंडर द प्लेबिसिट पीपल आर प्रोवाइडेड विद द क्वेश्चन ओवर द इशू रिलेटेड. समझ रहे हैं, आपका जो भी इशू है उसको क्वेश्चन के रूप में फ्रेम करके आपको प्रेजेंट किया जाता है. एंड पीपल आर आस्क्ड टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन. Either it could be in the favor of the proposal or it could be against it. Okay, समझ गए. आपको अपना मत जाहिर करना होता है कि आप उसके फेवर में हैं या आप उसके अगेंस्ट में हैं. ठीक है ना, बस बात इतनी सी है, सिंपल सी बात है. आप अपना अप्रूवल या अपना रिजेक्शन उस इशू के प्रति दे सकते हैं. ठीक है, और इसके जरिए वहां की सरकार आपके मत को जान जाती है, आपके विल को जान जाती है. ठीक है ना. एक यहाँ इंपॉर्टेंट बात है, जो रिजल्ट ऑफ वोट होता है, ठीक है ना, जो रिजल्ट ऑफ वोट होता है उसको पार्लियामेंट उसको बाउंड नहीं होती है. पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द रिजल्ट. ठीक है, बाय रिजल्ट ऑफ वोट. अगर प्लेबिसिट कंडक्ट हो जाता है उसके बाद पार्लियामेंट बाउंड नहीं होती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाएं या उसको लेके पॉलिसी या लॉ बनाना नहीं बनाना. वो फिर पार्लियामेंट की बात हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो जाती है पूरे की पूरी. तो इट्स नॉट लीगली बाइंडेड. ठीक है ना, इसका जो आउटकम है वो लीगली बाउंडेड नहीं होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है यहाँ पर. ठीक है, अब चलिए हिस्ट्री में कब कब और कैसे कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ. ये जो ऑप्शन है फर्स्ट वन, चॉइस ऑफ अ रूलर.
और गवर्नमेंट, ये बात तब की है prior to our independence 15th August 1947 most of the states agreed to stay with the Indian Union. तीन ऐसे स्टेट थे which created problem, namely जूनागढ़, मैं आपको यहाँ पे अभी बताने जा रही हूँ, जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद, तीन ऐसे स्टेट थे जिन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट किया था। अब मैं बात यहाँ पे जूनागढ़ की करूँगी। पहले जूनागढ़ में क्या था कि वहाँ के जो नवाब थे वो मुस्लिम थे, ठीक है ना। द नवाब ऑफ द जूनागढ़ वॉज अ मुस्लिम, ठीक है। दो इट कंटेन्ड अ टीमिंग हिंदू पॉपुलेशन की मेजॉरिटी थी वहाँ पर, बट द नवाब ऑफ द जूनागढ़ he opted to join Pakistan, ठीक है ना। and then he started repressive measures, started forcing Hindus to leave their homes, बहुत सारे वहाँ पे ऐसी फिर सिचुएशन क्रिएट होने लगी। बट इंडियन ट्रूप्स ऑक्युपाइड द स्टेट, और उसके बाद वहाँ पे प्लेबिसिट कंडक्ट हुआ वहाँ के लोगों का मत जानने के लिए कि वो पाकिस्तान में मर्ज होना चाहते हैं या स्टे करना चाहते हैं इंडियन यूनियन के साथ ही। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि 99.95% लोगों ने, 99.5%, लेट मी राइट इट हियर, 99.95% लोगों ने इंडिया के फेवर में वोट किया। दे डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द इंडियन यूनियन, और उसके बाद की कहानी हिस्ट्री है, ठीक है। चल, अब ये दूसरा है इंडिपेंडेंस के लिए। बार बार कश्मीर में ये प्लेबिसिट, कश्मीर को लेके प्लेबिसिट की बात उठते रहती है, बर्निंग इशू रहता है हमेशा, बट फॉर सो मेनी ऑब्वियस रीजंस ये पॉसिबल अभी तक आज तक नहीं हो पाया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ रेजोल्यूशन 1948 ने हम दोनों कंट्रीज के सामने, इंडिया एंड पाकिस्तान के सामने कंडीशंस रखा था, जो फॉर सो मेनी ऑब्वियस रीजंस बोथ द कंट्रीज डिडंट एबल टू फुलफिल। तो अभी तक वहाँ पे इसकी नौबत आई नहीं है। देखिए क्या होता है फ्यूचर में, यू नेवर नो। एंड द थर्ड वन इज एनेक्सेशन बाय अनदर पावर। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कोई पावर दूसरे पावर को टेक ओवर कर लेता है, उस केस में अगर वहाँ की जनता सहमत नहीं है तो दे कैन आस्क फॉर प्लेबिसिट। अब समझ गए आप, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि द आंसर जो वोट देते हो प्लेबिसिट के अंदर, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा येस और नो में ही हो, ठीक है। It could be like that depends on the question, that the answer could depend on the question, vary from question to question as per the issue। जैसे क्वेश्चन होंगे, जैसे फ्रेम होके आएंगे, उस हिसाब से आपको अपना आंसर देना है। बेसिकली यू जस्ट नीड टू अप्रूव और रिजेक्ट द प्रपोजल, ठीक है। अप्रूवल या रिजेक्शन आपको अपना देना होता है उस इशू के अगेंस्ट या फेवर में, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा प्लेबिसिट है। ये पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द रिजल्ट ऑफ वोट, ठीक है। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय रिजल्ट ऑफ वोट। और एक चीज यहाँ पे ये भी है कि इट इज ऑलवेज इनिशिएटेड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी, ठीक है ना। ये सिटीजन इनिशिएटेड नहीं हो सकता है, कभी भी कोई लोग प्लेबिसिट को इनिशिएट नहीं कर सकते। वहाँ की जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, जो सुप्रीम अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, वही प्लेबिसिट के लिए वही प्लेबिसिट के लिए आपको बताएगी कि प्लेबिसिट होना है या नहीं होना है। इट इज नेवर सिटीजन इनिशिएटेड, ठीक है ना। चलिए, तो ये था प्लेबिसिट का पूरा मामला। चलिए अब बात रेफरेंडम की कर लेते हैं। पहले मैं आपको एक बार डिक्टेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सप्लेन करती चलूंगी। चलिए, अब प्रोसेस बाय विच अ गवर्नमेंट रेफर्स एनी इशू ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। जैसा कि मैंने आपको अपने लिस्ट सॉरी फॉर द फंबल, अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इट कैंट ऑलवेज बी एन इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये कभी राष्ट्रहित में हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये कैसे नहीं हो सकता है, मैं आपको आगे करती हूं डिफाइन, आपको पता चल जाएगा। इट मे और मे नॉट होल्ड अ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। जब बात पब्लिक इंपॉर्टेंस या पब्लिक इंटरेस्ट की आ जाती है तो इस तरह का सिचुएशन हो सकता है, बट दैट ऑलवेज होल्ड्स ह्यूज नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। इंक्लूडिंग, देख लीजिए पहले, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, एनी मॉडिफिकेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटी, एडिशन डिलीशन आपके आर्टिकल में होने के लिए। उस केस में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है राइट ऑफ अ पीपल टू डिटरमाइन इट्स ओन डेस्टिनी। जब कोई स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक कम्युनिटी अपने
फंडामेंटल राइट्स उनको फील होता है या लीगल राइट्स, उनके मोरल राइट्स उनके हिसाब से उनको लगता है कि वॉयलेट हो रहे हैं, उस कंडीशन में वो दे कैन गो फॉर रेफरेंडम। पर मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या है, कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मेजर सी चीज रेफरेंडम के लिए कि इट्स अ टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है ना, जहां पे पॉपुलेशन कम होता है। बात को समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे इट्स अ टूल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम होता है, एंड एज अ रिजल्ट इट इज वेरी इजी टू टेक मैंडेट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन, ठीक है ना, बहुत आसान हो जाता है। बट विद अ ह्यूज पॉपुलेशन इट इज नॉट ईजी टू टेक मैंडेट, ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो जाता है हर लोगों का मैंडेट लेना, बिल और लॉ पास करने के पहले बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस लिहाज से ये रीजनेबल नहीं है, ठीक है ना, फॉर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। And as we Indians exercise indirect democracy, which is also known as representative democracy, also known as parliamentary form of government, with such a huge population, हमारे यहाँ हमारे जो elected representatives होते हैं, they enact legislation on behalf of the entire population। तो हमारे जो भी elected representatives हैं वो हमारे लिए हमारे हक के लिए वहाँ पर काम करते हैं, हमारे हक के लिए वहाँ पे लड़ते हैं, चाहे जो भी इश्यूज है उसके लिए वो वहाँ पे वॉइस रेज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाता है एक। उसके बाद बट फिर भी समय समय पर टाइम एंड अगेन हमने हमेशा एज अ सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमेशा अपने आवाज को उठाया है अगेंस्ट इनजस्टिस, अनलॉफुल लॉज। हमने हमेशा वॉइस उठाया है, जिसके कारण आपको हिस्ट्री नहीं कह लीजिए, बहुत रिसेंट ही आपको बहुत कुछ देखने को भी मिला होगा। इनैक्टमेंट ऑफ निर्भया एक्ट, एबोलिशन ऑफ 377 आर्टिकल, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही हिस्टोरिकल वर्डिक्ट दिया था, डिनायल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन इज इनवाइटिंग डेथ। ओके, तो हुआ है, बहुत चीजें हुई हैं, आगे भी बहुत चीजें होंगी। समय समय पर हम अपने आवाज को अत्याचार के खिलाफ उठाएंगे। चलिए फिलहाल के लिए समझिए कहाँ थे हम। हाँ, जैसे कि मैं बता रही थी आपको कि रेफरेंडम डायरेक्ट डेमोक्रेसी में यूज होता है, वो हमारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। बट देखिए टाइम टू टाइम कभी भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन एन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लाइक अस, इट्स वेरी हार्ड टू कंडक्ट मैंडेट फॉर ईच एंड एवरी बजट एंड बिल टू बी पास्ड। इट मीन्स लाइक बिफोर पासिंग एनी बजट और बिल, बहुत मुश्किल हो जाता है इतने ह्यूज पॉपुलेशन के साथ एक लोग का मत लेना गवर्नमेंट के लिए। और इसीलिए बात यहाँ अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का रोल समझ में आता है। हमको जरूरत पड़ती है, हमें जो भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे बिहाफ पे, जब ज़रूरत होती है, हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे लीगल राइट्स, हमारे मोरल राइट्स वायोलेट होते हैं या उनको प्रिजर्व करने की बात आती है, तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया जाता है, लाया गया है और आगे भी लाया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के क्या वेज हैं। थोड़ा सा ब्रीफ देती चलती हूँ, इट्स नॉट नीडेड यहाँ पे ज़्यादा। It just मतलब it's like there are 3 ways through which amendment to the constitution can be made, type 1, type 2, type 3, ठीक है। type 1 में सिंपल मेजोरिटी से हम पास कर देते हैं बिल को अमेंडमेंट के लिए, टाइप 2 में स्पेशल मेजोरिटी लगती है, टाइप 3 में स्पेशल मेजोरिटी भी लगती है और प्लस रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ मतलब है 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मल कंसेंट उस अमेंडमेंट के लिए होना चाहिए, उस अमेंडमेंट के फेवर में होना चाहिए, फिर वो बिल अमेंडमेंट के लिए पास हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तीनों वेज हैं जिसके थ्रू अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे आप ब्रीफ में पढ़ेंगे सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन के कौन कौन आर्टिकल के अंदर लगता है तीनों। तो वो आगे पॉलिटी की चीज़ है, बाद में आप उसको डिटेल में पढ़ेंगे। चार तरह की मेजोरिटी होती है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव, सिंपल एंड आपका स्पेशल। तो ये चारों मेजोरिटी के थ्रू हम चेंजेस हमेशा लाते रहते हैं चीज़ों में, पॉलिसीज़ में। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जब करना होता है तो भी वहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में कहने का मतलब ऐसे प्रोसीजर
सेट हैं चीज़ों में चेंज लाने के लिए, हमारे राइट्स को प्रिजर्व करने के लिए। ठीक है, समझ सकते हैं आप। ये जो होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इनिशिएटेड होता है, कोई सिटीजन इसको इनिशिएट नहीं करता है। इस तरह के रेफरेंडम्स लाने के लिए अगर कभी ज़रूरत पड़ता है तो उधर कभी भी सिटीजन इनिशिएटेड नहीं होगा प्लेबिसिट, मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इनिशिएटेड होता है और यहाँ सिटीजन इनिशिएटेड भी होता है। ये जो आपका कैटेगरी है, ये सिटीजन इनिशिएटेड में फॉल करता है। कैसे? क्योंकि जब भी किसी स्पेसिफिक ग्रुप या कम्युनिटी को लगता है कि उनके मोरल राइट्स या उनके लीगल राइट्स या फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं, अपने हिसाब से उसके लिए वॉइस रेज करते हैं। यही मैं आपको बता रही थी कि कैसे ये कभी कभी नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकता है, और बहुत बड़ा इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो मैं आपको क्लियर करना चाह रही थी। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि हाउ इट कांट ऑलवेज बी एन इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि कभी कभी इस कैटेगरी के अंदर लोग ऐसा डिमांड कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक ग्रुप या कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी ऐसा हक मांग सकता है देश से जो हो सकता है कि देश के हित में ना हो। ठीक है ना, देश के हित में ना हो। इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब आप अपने हक के लिए लड़ते हैं ना, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत अच्छी समझ, आपको अपने हक का आपको देखना होगा कि आप जो हक के लिए लड़ रहे हैं, आप जिसके अगेंस्ट वॉइस रेज कर रहे हैं, वो नेशन के हित में है या नहीं है। ठीक है ना, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गवर्नमेंट तभी आपकी चीजों को सुनेगी, गवर्नमेंट तभी आपकी बातों को मंजूरी देगी जब वो नेशन के इंटरेस्ट में होगा। जैसे कि मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ। सिख रेफरेंडम करके 2020 में लॉन्च हुआ था, एक पार्टी थी सिख फॉर जस्टिस, लंदन से उन लोगों ने शुरू किया था रेफरेंडम को, लेकिन इंडिया में फिर वो बाद में वो पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दिया गया, क्योंकि वो सीजेशन ऑफ पंजाब फ्रॉम इंडिया की डिमांड कर रहे थे कि पंजाब को भारत से अलग कर दिया जाए और एक अलग कंट्री खालिस्तान की मतलब उसको क्रिएट किया जाए, उस कंट्री को। तो आप खुद सोचिए कि कैसे कोई सरकार डिवीजन ऑफ कंट्री या डिवीजन ऑफ लैंड की बात कर सकती है। ये कतई भी कोई भी सरकार मंजूर नहीं करेगी। तो यही है कि कभी कभी ये नेशन के हित में नहीं हो सकता है, और इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये नेशन के हित में कभी कभी नहीं भी हो सकता है, और ये हमेशा जब भी बात उठेगी तो नेशन के हित के लिए ही उठेगी। ठीक है ना, तो एक बहुत बड़ा ह्यूज दोनों में एक डिफरेंस है। ठीक है, आप समझ गए अब। और मैं एक आपको लास्ट में बता देती हूं चलते चलते, नेशनल इंपॉर्टेंस हो सकता है, इधर होना है, और इधर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, ये सिटीजन इनिशिएटेड नहीं होगा। ठीक है, ये जब भी होगा कोई कंसर्न्ड अथॉरिटी, कोई प्राइम अथॉरिटी, कोई सुप्रीम अथॉरिटी ही उसकी बात करेगी कंडक्ट करने के लिए। ठीक है ना, जब राष्ट्र को राष्ट्रहित के लिए जरूरत होगी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इनिशिएटेड भी हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन इनिशिएटेड भी हो सकता है, ये सिटीजन इनिशिएटेड भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीज हो सकती है इसके केस में। ये लीगली बाउंडेड नहीं होता है पार्लियामेंट इससे, रिजल्ट ऑफ वोट से, ये लीगली बाउंडेड होता है। कोई अगर रेफरेंडम अगर सक्सेसफुल हो गया, द चेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड। ठीक है, पॉलिसी नई बन सकती है, लॉ नया बन सकता है अगर रेफरेंडम सक्सेसफुल कंडक्ट हो जाता है। यहां पर जरूरी नहीं है, फिर बड़ा मेजर डिफरेंस। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूं बहुत और सबसे जरूरी, जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बोल रही थी कि बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है रेफरेंडम को लेके। मैंने आपको बोला भी था कि क्या कभी हिस्ट्री में रेफरेंडम लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूं कि क्या था कंडीशन। ठीक है ना, अब मैं आपको बताती हूं हिस्ट्री में इन इंडिया the only referendum to have been held in independent India is the case of Goa status referendum 1967। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि वहां पर कहानी क्या हुई थी। ठीक है ना, गोवा में जैसे आप सब जानते हैं 1961 में हमारे इंडियन यूनियन ने गोवा को पोर्तुगीज रूल से फ्री कर दिया था, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज लिबरेशन ऑफ गोवा। सबको पता है 1961 में जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पे भी बहुत प्रेशर रहा पार्टी का, रेफरेंडम कंडक्ट कराने के लिए नहीं हो पाया। फिर लाल बहादुर शास्त्री की सरकार आई 1964 से 66 तक, उन्होंने भी कोशिश की बट समहाउ नहीं हो पाया। फिर ताशकंद में उनकी डेथ हो गई, बहुत रीजन से नहीं हो पाया। बट लास्टली इंदिरा गांधी के टेन्योर में रेफरेंडम हुआ गोवा में
गोवा में हुआ रिगार्डिंग ओपिनियन पोल हैड बीन क्रिएटेड देयर रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ गोवा एज अ स्टेट और यूनियन। ठीक है, गोवा को ऑप्शन दिया गया, नहीं तो वो मर्ज हो जाए महाराष्ट्र के साथ, नहीं तो वो यूनियन टेरिटरी के रूप में ही कंटिन्यू करे। गोवा ने बैक्ड भी किया था रेफरेंडम, उन्होंने सपोर्ट भी किया था, बट ऑप्टेड अगेंस्ट द मर्जर। ठीक है, एंड दे कंटिन्यू टू बी एन यूनियन टेरिटरी। ठीक है, वो यूनियन टेरिटरी के हक में उन लोगों ने अपना वोट दिया। आप देखिए करीब 3,88,432 लोगों ने टोटल वोट दिया था। अब ये जो फोटो मैंने आपको बनाया था, मैं अब आपको बताती हूँ। गोवा के लोगों का जो रेफरेंडम था उसके ऊपर फोटो बना हुआ था, एक ये फ्लैग का फोटो बना हुआ था और दूसरा ये पत्ती का फोटो बना हुआ था। ठीक है, एंड जिन लोगों को यूनियन टेरिटरी में रहना था उन लोगों को इसके फेवर में वोट देना था, और जो नहीं चाहते थे कि वो यूनियन टेरिटरी में जाए, मर्जर ऑप्ट कर ले, वो लोग इसके फेवर में वोट दे सकते थे और जाहिर कर सकते थे अपना मत। बट इसके फेवर में वोट गया, 54.20% वोट मिला इसके फेवर में, और गोवा रिमेन टू बी यूनियन टेरिटरी टिल 1987। ठीक है, फिर 1987 में 56th अमेंडमेंट एक्ट 1987 के तहत गोवा फुल फ्लेज स्टेट हमारे इंडियन यूनियन में आ गया। ठीक है, तो ये कहानी थी। फिर 1987 में गोवा एज अ फुल फ्लेज स्टेट हमारा हो गया। ठीक है, तो ये कहानी थी। और देखिए, रेफरेंडम में जब भी आपको क्वेश्चन फ्रेम होके मिलता है, अधिकतर येस और नो के ही फॉर्म में वो रहता है। उधर वेरी कर सकता है आंसर, लेकिन इधर अधिकतर येस और नो के ही फॉर्म में रहता है। आपको येस बोलना है या नो बोलना है, जो भी आपका मत है आप दे सकते हैं। मेजरली यही होता है अधिकतर कंट्रीज में, जब भी अगर हुआ है और होता है। गोवा के केस में ये था। ठीक है, तो वही मैंने आपको बेसिक सा डिफरेंस बता दिया जो था। अगर आपको अच्छा लगा, डू लेट मी नो। और आगे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आई स्टार्ट टेकिंग योर क्लासेस फॉर प्रॉपर सिलेबस फॉर क्लास 9th एंड 10th, और मैं क्लास 10th का जो पार्ट 2 है उसका भी क्लास लेने का सोच रही हूँ। जो भी सिलेबस है आप मुझे बता दीजिए, मैं उस हिसाब से अपने प्लान को अकॉर्डिंगली सेट करूँगी। तो चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं आगे क्लास में आपको मिलती हूँ, और हो सकता है कि मैं दूसरे सब्जेक्ट के भी टर्म्स को लेकर आऊँ, मे बी इट रिलेटेड टू इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट और हो सकता है, कोई वो कैप से रिलेटेड या कुछ भी। देखती हूँ मैं कुछ क्या कर सकती हूँ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। और बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।